द एलियन फेराउन। दोस्तों, अखनातिन जो कि इजिप्ट का एक ऐसा इकलौता फिरौन था जिसने अपने लोगों को अपना मजहब बदलने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। उसका मानना ऐसा था कि जमीन को अगर कोई चला सकता है तो उसका गॉड एडम है। इसलिए इस बादशाह ने अपनी पूरी रियासत को मजबूर किया कि वो अपने पुराने खुदा को भुलाकर गॉड एडम की पूजा करें। अखनातन ने इजिप्ट पर 17 साल हुकूमत की और उसके डर से लोगों ने अपने पुराने भगवान एमन एंड मेटका को बुलाकर एडम की पूजा की। अखनातन लोगों का मजहब बदलने के अलावा अपनी शक्ल सूरत और जिस्मानी बनावट की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल अखनातन के चेहरा एक आम इंसान से काफी लंबा था। उसके जिस्म की बनावट भी काफी अजीबोगरीब थी। उसके पांव नीचे से काफी पतले और पेट बाहर को निकला हुआ था। देखने में वो किसी दूसरे सैयारे की मखलूक लगता था। अखनातन की सच्चाई का पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने जब उसका डीएनए टेस्ट किया और इस टेस्ट से जो रिजल्ट सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। दरअसल रिसर्चर्स को अखनातन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक अजीबोगरीब ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब ये था कि वो एक म्यूटेंट था। उसका दिमाग आम इंसान से काफी बड़ा था। उसके अजीबोगरीब जिस्म की वजह से रिसर्चर्स का ये कहना है कि अखनातन इंसान और एलियन का हाइब्रिड है। इस इंसान का खात्मा काफी भयानक हुआ था। इसके तल्ख सुलूक की वजह से उसके अपने रिश्तेदार उससे नफरत करने लगे थे और उसके रिश्तेदारों में से ही किसी ने मौका देखकर धोखे से उसकी जान ले ली। अखनातन की मौत के बाद उसके बेटे ने बाप की गद्दी को संभाला था। उसने गॉड एडम का नामो निशान मिटा दिया और लोगों से कहा कि वो अपने पुराने भगवान की पूजा कर सकते हैं। ग्रैंड कैनियन फॉरबिड जोन। दोस्तों, अमेरिका का ग्रैंड कैनियन वहां के लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर ने ग्रैंड कैनियन के बारे में एक खबर छापी थी। इस खबर से चारों तरफ सनसनी फैल गई। इस खबर के मुताबिक ग्रैंड कैनियन में एक गार मिला है और उस गार का ताल्लुक इजिप्ट के लोगों से है। हालांकि सब ये बात जानते हैं कि इजिप्ट का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी इजिप्ट के लोग अमेरिका गए हैं। अगर ये खबर वाकई में सच है तो यकीन मानिए दुनिया की तारीख बदल सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाने के लिए हम इस खबर की गहराई में गए तो हमें पता चला कि आज से 100 साल पहले एक आदमी कोलोराडो रिवर से आगे की तरफ जा रहा था। तभी उसे पहाड़ के ऊपर एक गार नजर आया। वो शख्स खुद उस गार के अंदर नहीं गया बल्कि वहां की अथॉरिटीज को इस बात की खबर दी। तब अमेरिकन रिसर्चर्स की एक टीम और लोकल मीडिया इस गार के अंदर जाते हैं। गार के अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इस गार में उन्हें इजिप्ट का तारीखी सामान देखने को मिलता है। कहा जाता है कि उस जमाने में उस गार से 40 ट्रक भरकर इजिप्ट का तारीखी सामान निकाला गया था। आज के दौर में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट से इस गार के बारे में पूछा जाए तो वो साफ इनकार कर देंगे। उनके कहने के मुताबिक उनके खित्ते में ऐसी गार का वजूद सिरे से ही नहीं है। कुछ रिसर्चर्स आज भी ये मानते हैं कि बहुत साल पहले ऐसी गार का वजूद था और माजी में इजिप्ट और अमेरिका का कोई ताल्लुक रहा है। वैसे ग्रैंड कैनियन में एक जगह ऐसी है जिसके नाम हिंदू और इजिप्ट के देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। अगर हम दुनिया में किसी से पूछें कि दुनिया का सबसे उकता देने वाला काम कौन सा है तो आधे से ज्यादा दुनिया आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लेगी। लोग समझते हैं इसमें कोई फन और एडवेंचर नहीं है क्योंकि सारा दिन पत्थरों के ऊपर से धूल हटाने में ही गुजर जाता है। मगर ठहरिए, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात धूल मिट्टी हटाते हुए आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा भी लग जाता है जिनको देखकर उनके खुद के होश उड़ जाते हैं। चाहे वो 3000 साल पुराना मोबाइल फोन हो या फिर ऐसी डिस्कवरी जिसकी मदद से ये पता चलता हो कि बहुत साल पहले बहुत बड़ी खोपड़ियों में लगे सींगों के साथ भी लोग रहा करते थे। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में एक आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई कर रहा था और उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो कुछ और नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां और ढांचे थे। हैरानी की बात यह थी कि जितनी भी खोपड़ियां मिली वो लंबाई में काफी बड़ी थी। वो सिर्फ खोपड़ियां ही नहीं बल्कि उनका पूरा जिस्म बहुत बड़ा था। इस बात का अंदाजा आपको इस तस्वीर से बखूबी लग गया होगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रिसर्चर्स का दिमाग तब ज्यादा घूमा जब उन्होंने इनमें से कुछ खोपड़ियों के सरों पर सींग देखे। रिसर्चर्स ने उन सरों के बारे में जानने की बहुत कोशिश की कि इस खोपड़ी के ऊपर सींगों का क्या राज है। उम्र गुजर गई मगर वो इसका सुराग न पा सके। दोस्तों, अगर हम दुनिया के पहले मोबाइल फोन की बात करें तो इसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया था। अगर हम आपसे कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने 19वीं सदी का नहीं बल्कि खुदाई के दौरान 2800 साल पुराना मोबाइल फोन पाया है तो आप क्या कहेंगे? बेशक इस बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मगर दोस्तों ये मजाक नहीं है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तब ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी। ये बिल्कुल नोकिया फोन की तरह नजर आने वाली एक डिवाइस थी। जब इस मोबाइल पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये मोबाइल फोन 250 साल पुराना है।
इसके आसपास से जो सॉइल कंपोनेंट्स मिले उससे ये पता चलता है कि ये मोबाइल फोन ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि मेसोपोटामिया का है। ये सब सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि जिस मोबाइल को बनाने में हम इंसान इतने साल सर्फ करके आए हैं वो भला आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। सिल्क कॉटन ट्री। दोस्तों, अब हम जिस दरख्त के बारे में बात करने लगे हैं वो दरख्त सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि एक बहुत पुराने मंदिर को भी पिछले 900 साल से बहुत मजबूती के साथ संभाले हुए खड़ा है। ये दरख्त 12वीं सदी से अब तक कंबोडिया के टैपरोन टेम्पल में लगा हुआ है। इस दरख्त और इसके फैले हुए तनों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई बादशाह अपनी कुर्सी पर विराजमान हो और अपनी रियाया को देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। वैसे इस दरख्त को साइट वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करके टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, अगर आप कंबोडिया जाएं तो इस दरख्त को देखना हरगिज ना भूलिएगा। बॉब प्रिजन ट्री। आप जरा इस बॉब ट्री पर नजर दौड़ाएं जो कि बेचारा सैकड़ों सालों से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट डर्बी शहर के बाहर जंजीरों के बीच जकड़ा हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं कि यह दरख्त कोई कैदी है, बल्कि सैकड़ों साल से इस दरख्त को टेम्परेरी जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दरख्त को आप एक रात की जेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस जब भी किसी कैदी को पकड़ती है तो एक रात के लिए इस जेल में लाजमी रखती है। अगली सुबह उस कैदी को रिलीज करके अगली जेल में ले जाया जाता है। ये दरख्त 1500 साल पुराना माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस दरख्त को देखने के लिए आते हैं। 1950 में मलेशिया के सरावाक रीजन में लोग मलेरिया की वजह से तेजी से मरने लगे। जब इसकी खबर WHO तक पहुंची तो WHO ने एयरक्राफ्ट की मदद से कुछ दवाइयां इस आइलैंड पर फेंकी और इस दवा का नाम DDT था। आज के दौर में DDT को पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने बैन कर रखा है, क्योंकि इस दवा के बहुत टॉक्सिक रिजल्ट होते हैं। लेकिन उन वक्तों में यानी 40 और 1950 के दरमियान इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयरक्राफ्ट की मदद से ये जहर इस आइलैंड पर फेंका था, क्योंकि तब रिसर्चर्स को इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूमात नहीं थी और सबको लगता था कि ये बहुत शानदार चीज है। इससे हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है और लोगों को इनकरेज भी किया जाता था कि इसका बाकायदगी से अपने घरों में स्प्रे करें। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बेवकूफी की सारी हदें पार करते हुए इसकी सेफ्टी को साबित करने के लिए DDT को पीकर भी दिखाया था। हालांकि DDT की वजह से उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और मलेरिया के केस काफी हद तक कम हो गए। मगर इसके बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था और ना ही किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। उन लोगों के घरों की छतें अचानक से गिरना शुरू हो गईं। DDT स्प्रे का घर की छतों से भला क्या ताल्लुक हो सकता है? तो दोस्तों, DDT की जो स्प्रे की जा रही थी उससे न सिर्फ मच्छरों का खात्मा हुआ बल्कि इससे पीली मक्खी भी मरना शुरू हो गई। इससे कैटरपिलर्स की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और कैटरपिलर्स ने गांव के गांव उजाड़ कर रख दिए। इन कैटरपिलर्स ने लोगों की घास फूस और लकड़ी से बनी हुई छतों को चबाना शुरू कर दिया और सिलसिला यही नहीं रुका। इन पॉइजनिंग इंसेक्ट्स को एक तरह की छोटी छिपकली ने खाया। इन छिपकलियों को जब बिल्लियों ने खाया तो DDT की वजह से वो सारी बिल्लियां खत्म होने लगीं